जिंदगी में जब समस्याओं का अत्यंत कोलाहल हो तो शांत रहकर उसका समाधान करो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा हेतु जो हिंदी सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है उससे संबंधित, उस पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर और उसके साथ साथ ही टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पर आपके लिए मैं लेके आई हूँ। इससे पहले भी मैं कई वीडियो ला चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो सामान्य हिंदी के लिए, वो चाहे आपके लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी का शब्दकोश जितना आप समझें उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि कोई सिलेक्टेड वर्ड या सिलेक्टेड मुहावरे या सिलेक्टेड कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि वही आएगा। तो जितना आप अपना शब्दकोश बढ़ा सकते हैं वो आपको परीक्षा में उतना जो है लाभदायक सिद्ध होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा में जो सिलेबस में व्याकरण विचार है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, ये 15 अंक का है। ठीक है, 15 मार्क्स से यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। इससे पहले जो हम बात कर चुके हैं वो 10 मार्क्स का मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द और वगैरह वगैरह। आप उसको प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन 15 अंक पे, और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आज आप इनको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि फिर इसकी कोई वीडियो अन्य आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, क्योंकि पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्ज़ाम जल्दी ही है, तो आप सभी लोग इसको स्वयं से भी इसका समाधान करें। आप यहाँ पर मैं 60 प्रश्न लेके आई हूँ, तो आप खुद से सॉल्व करें और ज़रूर बताएं कि आपने कितने मार्क्स जो यहाँ पर गेन किए। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, यानी कि विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। किस विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विदुषी, विधाता, विद्वता या वरदान। तो विद्वान से क्या बना है? विदुषी बना है, विधाता बना है, विद्वता बना है या वरदान बना है? तो विद्वान से बना है ऑप्शन नंबर 3, विद्वता। ठीक है, तो विद्वान से बना क्या है? विद्वता। तो विद्वान यानी कि विशेषण, और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनी? विद्वता। देखिए, संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, और संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। ठीक है, तो विद्वान क्या है? विशेषण है। विद्वान, मूर्ख, चतुर, होशियार, बुद्धिमान, ये सब विशेषण है। तो ये किस संज्ञा शब्द से बना है? भाववाचक संज्ञा शब्द से बना है, और वह है विद्वता। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। इस वाक्य में धोखा संज्ञा है। इसमें जो धोखा शब्द है वो कौन सी संज्ञा? संज्ञा तो है, कौन सी है? भाववाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक या व्यक्तिवाचक। देखो, जातिवाचक के 2 और पार्ट होते हैं, एक होता है समुदायवाचक या समूहवाचक, और एक होता है द्रव्यवाचक। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ही, जातिवाचक के अंतर्गत ही आता है। तो धोखा शब्द क्या है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, धोखा भाववाचक संज्ञा है। धोखा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है, यानी कि जो शब्द हैं जो लिंग के आधार पर बदल जाएंगे, वचन के आधार पर बदल जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? जैसे मैं बाजार जाती हूँ, हम बाजार जाते हैं। तो मैं का हम हुआ, जाति का जाते हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्या? अविकारी कहते हैं, विकारी कहते हैं, अव्यय कहते हैं, एकार्थी कहते हैं। एकार्थी तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। और अविकारी और अव्यय दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, अविकारी और अव्यय एक ही शब्द हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, विकारी कहते हैं। विकार का अर्थ क्या होता है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। तो यहाँ पर बात हो रही कि जो बदल जाते हैं, जो परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अगर हम बात करें कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए, कई बार पूछा जा सकता है प्रश्न। तो विकारी शब्द है संज्ञा, नाम परिवर्तित होता ना, राम है, बालक है, ठीक है, बालकों हैं, इस प्रकार से। संज्ञा है, सर्वनाम है, ये विकारी शब्द हैं सब, मैं आपको विकारी शब्द बता रही हूँ। विशेषण है, देखो, पीला आम, पीली सरसों, है ना, पीला का पीली हुआ ना, तो विशेषण। और क्रिया, जाता हूँ, जाती हूँ, चेंज हो रहा है ना, क्रिया चेंज हो रही है। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है? विकारी शब्द हैं।
अब इसी के साथ साथ आप, अगर ये प्रश्न इस प्रकार होता कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कार्य के आधार पर नहीं बदलता है तो उसे हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे बदलता है पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 विकारी शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्म्य भाववाचक संज्ञा। महात्म्य, ठीक है, भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? सर्वनाम से, विशेषण से, भाववाचक संज्ञा से या जातिवाचक संज्ञा से? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जातिवाचक संज्ञा से, क्योंकि महात्म्य मतलब महात्मा और महात्मा मतलब जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्तिवाचक क्या होता है? किसी का नाम, और सर्वनाम में तो नाम की जगह प्रयोग होता है, विशेषण विशेषता। तो महात्मा यानी कि जातिवाचक संज्ञा से क्या बना है? महात्म्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है। सेना कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, विशेषण, अब संज्ञा है पूछा है तो विशेषण तो होगा ही नहीं, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम जातिवाचक के अंदर देखें तो ये समूहवाचक संज्ञा है। सेना मतलब लोगों, सैनिकों का समूह तो सेना कहलाएगा ना, तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? इच्छा, मित्रता, पंडित या चलना? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 मित्रता। ठीक है, मित्रता कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। आप ध्यान से देखना, कभी कभी भाववाचक संज्ञा शब्द में क्या होता है? ता, ई की मात्रा, देखिए सुखी, ठीक है, ये ई की मात्रा इस प्रकार से, ई या ई की मात्रा, बड़ी ई की। अगला प्रश्न है, बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, निम्न पद में संज्ञा का नाम क्या है? यानी कि ये जो बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, इसमें बालकों हैं तो निम्न पद में संज्ञा का नाम क्या है? बालकों की बात हो रही है, संज्ञा इसमें, अच्छाई तो विशेषण हो गया ना, तो भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या एक और दो दोनों? तो बालक तो जाति हो गया, क्योंकि हम पूरे बॉयज़ को, हम उसके ग्रुप को हम बालक बोल रहे हैं, है ना, बालक किसी का नाम नहीं है, तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भाववाचक संज्ञा प्रेम है। ठीक है, प्रेम क्या है? एक भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा कहते किसके हैं? किसी भाव, अवस्था, स्थिति, परिस्थिति को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जब वो उसका नाम हो, किसी भाव का नाम क्या है? प्रेम, कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो मैं अपने भावों को क्या दे रही हूँ? नाम दे रही हूँ। मैं तुमसे घृणा करती हूँ, मैं अपने भावों को नाम दे रही हूँ कि मैं घृणा करती हूँ। तो इस प्रकार के शब्द क्या आएंगे? भाववाचक संज्ञा। अब है अगला, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 5, 6, 3, 4। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 6 होते हैं, यानी कि 6 होते हैं। अब ये सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं? ठीक है, सर्वनाम के भेद आप नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। अगला है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। फिर है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। फिर है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब इसका मैं को छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। पुरुष में आएंगे मैं, हम, तुम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं, हम, तुम, आप, ठीक है, आपने, यू आ गया। ठीक है, अब निश्चयवाचक में क्या होगा? यह, वह, ये। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? यह, वह, ये। अनिश्चय में क्या होगा? कोई, कुछ। संबंध में क्या होगा? जो, सो। प्रश्न में क्या होगा? कौन, क्या। और निज में क्या होगा? स्वयं और खुद। अपना काम स्वयं करो। स्वयं में क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम है। अभी मैंने आपको बताया, देखो कौन में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, हम में पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं में पुरुषवाचक सर्वनाम है, और स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो आप ऐसे प्रश्नों के उत्तरों तक पहुंचेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। अभी हमने पढ़ा अपना, मेरा, वह। वह क्या है? अभी हमने वह की बात करी। वह क्या है? निश्चयवाचक है। मेरा क्या है? पुरुषवाचक है। अपना, अगर अपना काम स्वयं करो इस प्रकार से है तो निजवाचक है। और जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? अगले सप्ताह उसकी परीक्षा है। सही है, वह मेरे से क्या चाहता है? ये मेरे से नहीं होगा, है ना, मुझसे होगा। तो यही हमारा आंसर है, इसी में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है।
जैसा काम वैसा दाम सही है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है, ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अभी आपको निजवाचक सर्वनाम ये जैसा करोगे वैसा भरोगे। संबंधवाचक, तुम्हारा घर नहीं है। पुरुषवाचक, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। देखो यहाँ आ गया हमारा आंसर, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसका उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किन किन का नाम सूची में है, वाक्य में प्रयुक्त प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, का है, नाम है, किन किन है, सूची है। भाई किन किन है, प्रश्नवाचक तो किन किन है, तो ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है मध्यम पुरुष का प्रयोग, मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। वह बीमार है, मध्यम की बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड, यानी कि जो मेरी बात को सुन रहा है, यानी कि आप लोग, ठीक है, आप लोग क्या हो, मेरी बात को सुन रहे हो, है ना। तो वह बीमार है, यह तो नहीं है, ये तो हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। मैं आप चले जाऊंगी, मतलब मैं अपने, तो मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, फर्स्ट पर्सन हो गया। वह चली गई, ये भी कोई और है। तो आप यानी कि यू, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यही इसका आंसर है। आप बीमार हो गए थे, आप माने यू, और फर्स्ट पर्सन माने मैं, ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन पूछा क्या है, मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष किसमें होगा, आप बीमार हो गए थे। अगला प्रश्न है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। आप बहुत अच्छे समझ के, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, निजवाचक। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, जिसे भी देखता हूँ वही, जिसे और वही संबंध हो रहा है ना, किसकी, जिसे और वह। रामेश्वर का घर यह नहीं है, निश्चयवाचक। ठीक है, रास्ते में कुछ खा लेंगे, अनिश्चयवाचक। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है। भाई तो आपने छोटा छोटा बच्चा जानता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, आपको यह काम करना है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम बताइए। तो इसका है यह काम करना है, हाँ, यह को आप अंडरलाइन समझिए, तो यह का हमको बताना है, अन्य पुरुष नहीं है। संबंध तो जो और सो में होता है, निज में स्वयं, और निज में क्या होता है, स्वयं और अपने आप, खुद और ये होता है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, निश्चय, यह काम आपको करना है, आपको यह काम करना है। अगर मैं इसकी जगह आपको करती तो क्या होता है, यू, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये क्या है, ये यह पर है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में परिमाणवाचक अब विशेषण आ गए। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण बताना है, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, ये 2 प्रकार के भेद बड़ा अच्छे हैं इसमें, क्योंकि आपको लगेगा दोनों सेम है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता। अब बात किसकी हो रही है, परिमाणवाचक विशेषण की हो रही है। तो बहुत मतलब मात्रा, कितने ओले गिरे, बहुत ओले गिरे, तो बहुत यहाँ पर आया है, तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1, इस बार बहुत ओले गिरे, यही परिमाणवाचक विशेषण है। यह मैदान लंबा है, ये गुणवाचक विशेषण है। यह अच्छा गायक है, यह भी गुणवाचक विशेषण है। मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, यह भी गुणवाचक विशेषण, क्योंकि आकार, गुण, रंग, ये किस में आते हैं, ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जबकि परिमाणवाचक विशेषण में क्या आएगा, बहुत, कम, अधिक, ज़्यादा, ये इसमें आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। अच्छा शब्द सब में प्रयोग हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन किस में, विशेषण के रूप में। यह स्थान बहुत अच्छा है, स्थान की विशेषता है कि बहुत अच्छा है, तो यही विशेषण है। अच्छा तुम घर जाओ, ये तो हाँ हाँ कह रहा है, स्वीकृति दे रहा है। अच्छा है वह भी घर आ जाए, तो यह भी कहीं ना कहीं एक सहमति कर रहा है, तुमने अच्छा किया, ये भी तारीफ कर रहा है। लेकिन अच्छा जो विशेषण के रूप में वो किस में, वह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटिए। व्यवसाय का व्यावसायिक होता है, वन का वन्य जीव कहते हैं ना, वन होता है। वर्ष का वार्षिक होता है। वंदना का वंदनिक नहीं होता है, वंदना का क्या होता है, वंदनीय। ये लिख भी लेंगे आप, क्या होता है, वंदनीय। तो यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किस में है। सार्वनामिक विशेषण, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, वे अत्यंत विनीत थे, इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने उनके अनुसार हिंसा का अर्थ है। देखो सार्वनामिक विशेषण की मैं आपको एक विशेषता बताती हूँ, क्योंकि ना जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें भी यह आता है, और जो सार्वनामिक विशेषण है उसमें भी यह आता है। तो इन दोनों यह को आप कैसे पहचानोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ।
यह मेरा घर है। यहाँ पर जो यह है बच्चों, यहाँ पर जो यह है वो यह क्या है, ये सर्वनाम से पहले है। तो जो सर्वनाम से पहले आएगा, समझ में आ रहा है, जो सर्वनाम से पहले आएगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन इस मेरा की जगह यानी कि सर्वनाम की जगह अगर मैं लिखती यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यह सर्वनाम है लेकिन इसके पीछे संज्ञा आ रही है। तो संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ रहा है तो वो बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण, या विशेषण आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, सर्वनाम नहीं आना चाहिए बस। सर्वनाम के आगे सर्वनाम आएगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और संज्ञा या विशेषण के आगे अगर सर्वनाम आएगा तो वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। अब ध्यान से देखिए, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, वे अत्यंत विनीत थे, ठीक है, इस पाशविक चक्र से मुक्त। तो ये हमारा आंसर, इस पाशविक चक्र से, ये संज्ञा है, ठीक है, पशु से बना है, पशु से बना है पाशविक, तो यह संज्ञा है, तो इस क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ध्यान से देखेंगे, हमको मूल शब्द पता होना चाहिए। देखो, स्वकीय का मतलब क्या होता है, स्वयं, अगर इसके मूल शब्द पे जाएं, स्वयं। वित्तीय का क्या होगा, वित्त। मानवीय क्या का हो गया, मानव। और नाटकीय का क्या होगा, नाटक। तो आप देखेंगे यह भी संज्ञा है, यह भी संज्ञा और यह भी संज्ञा है, और यह स्वयं जो है ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है, ये सर्वनाम है। अभी तो हमने बात की थी, कौन सा सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, स्वकीय जो है वो संज्ञा शब्द से बना हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, थोड़ी मलाई देना वाक्य में कौन सा विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान से देखिए क्योंकि हमको दोनों समझने हैं यहाँ पर। अब ये अनिश्चित संख्यावाचक क्यों नहीं है और अनिश्चित परिमाणवाचक ही क्यों है, आंसर तो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक है। हमारा आंसर क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यही क्यों है, इसको हमें समझना है। क्योंकि देखो, मलाई को हम क्या कर सकते हैं, मलाई को हम काउंट करेंगे कि तोलेंगे, 50 ग्राम 100 ग्राम हम तोलेंगे ना। तो जिस चीज़ का मेजरमेंट होता है, जिस चीज़ को तोला जाता है, जिसकी यूनिट होती है, समझ रहे आप, या मीटर है, या जैसे हमने कहेंगे कि ग्राउंड में, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो हमने कहा मैदान में बहुत बच्चे खेल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो बहुत के बाद अगर हम बोलें तो बहुत क्या है, बच्चों को आप अगर डेफिनेट बनाओगे, है ना, निश्चित बनाओगे, तो डेफिनेट में बच्चों को आप तोल के बताओगे कि काउंट करके बताओगे। तो बच्चों को काउंट, भाई 10 बच्चे मैदान में हैं, 100 बच्चे मैदान में, तो वहाँ पर होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना, बहुत बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। लेकिन थोड़ी मलाई देना या थोड़ी दाल देना, आपके ना थोड़ी दाल डालना, थोड़ी चावल, तो आप उनके दाने नहीं, आप उसको मेजरमेंट करते हो, है ना, तो ये क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो थोड़ी और बहुत कहीं भी आप आए तो ध्यान देना कि उसके पीछे कैसा शब्द लगा है। अगर मैं कहूँ थोड़ी चीनी दे दो, तो थोड़ी चीनी मतलब उसको, चीनी को क्या किया जाता है, डेफिनेट बनाऊंगी तो क्या बोलूँगी, आधा किलो चीनी दे दो, ठीक है। अगर मैं उसको क्या बना रही हूँ, अनिश्चित कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ थोड़ी चीनी दे दो। वैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ दिनों की छुट्टी है, ठीक है, कुछ दिनों की छुट्टी है, अब उसको डेफिनेट बनाऊंगी तो क्या कहूँगी, है ना, 10 दिन की छुट्टी है, 1 महीने की छुट्टी है। तो आप काउंटिंग जहाँ पे करोगे वो संख्यावाचक विशेषण, और जहाँ पर आप मेजर करोगे परिमाणवाचक विशेषण। और ऐसे ही अगर किसी संख्या का डेफिनेट नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अगर परिमाण का डेफिनेट नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर थोड़ी का क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला है 10 ग्राम सोना खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण। अब देखिए, 10 ग्राम सोना खरीदा है, अभी मैंने बात की आपसे कि जिस चीज़ के पीछे यूनिट होगी वो क्या होगा, वो परिमाण होगा, क्योंकि उसको एक मेजर किया, उसका मापन किया है हमने। तो निश्चित संख्यावाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी काउंटिंग नंबर है इसमें, लेकिन उसके पीछे यूनिट भी है, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैं कहूँ मैंने थोड़ा सोना खरीदा है, मैंने बहुत सोना खरीदा है, तो बहुत में क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन मैंने कहा मैंने 10 ग्राम सोना खरीदा है, तो क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। सुखी, सुंदर, प्रसन्न, कटु। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, सुखी, क्योंकि सुखी से क्या होता है, सुख, और सुख भाववाचक संज्ञा है। तो सुखी क्या है, भाववाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द है, क्योंकि सुखी का क्या होता है, सुख। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के
कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, 2 भेद होते हैं। अब कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद कौन कौन से हैं भाई? सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक वो होते हैं जिसमें कर्म होता है, अकर्मक वो होते हैं जिसमें कर्म नहीं होता है। लेकिन पहचानने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। माना एक वाक्य है, अगर क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगा के अगर प्रश्न बन रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। अगर प्रश्न नहीं बन रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। ध्यान रखेंगे, क्या, किसे, किसको, इसको लगाना है, इसके कौन नहीं लगाना है, सिर्फ क्या लगाना है। उदाहरण देखते हैं आगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? भाई काल के आधार पर क्रिया के तो 3 भेद होंगे। कौन कौन से? वर्तमान, भूत, भविष्य। ये आपको कन्फ्यूज कर रखा है। वर्तमान, भूत, भविष्य क्या है? काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण दीजिए। उदाहरण कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया, अब आप ध्यान से देखना। पक्षी उड़ता है, क्या पक्षी की जगह हम क्या लगाएंगे? क्या उड़ता है, तो क्या की जगह पक्षी, तो कौन का प्रश्न बनता है ना, कौन उड़ता है, पक्षी, तो हमें कौन नहीं लगाना है, तो ये अकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है, क्या रोता है नहीं हो रहा है, कौन रोता है, तो ये भी गलत है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चे कौन खेल रहे नहीं, बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यही हमारा आंसर है। इसमें ये कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है। तो ये एक ट्रिक है, आप सकर्मक और अकर्मक पहचान सकते हैं। राधा नाचती है, कौन नाचती है का प्रश्न बन रहा है, ये क्या नाचती का प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है। तो राधा नाचती, ये अकर्मक है, ये अकर्मक है, बाकी एक ही सकर्मक है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चे, अब इस दो कर्म का मतलब वो भी तो होता है ना, को का साइन होता है ना, कर्ता ने कर्म को, तो बच्चे क्रिकेट को खेल रहे हैं, ऐसा भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्रिया में 2 कर्म हैं? 2 कर्म है। रमेश ने फल खरीदा, रमेश ने फल को खरीदा, एक ही है भाई। मनोज ने अच्छा खाना पकाया, मनोज ने अच्छे खाने को पकाया, एक ही कर्म है। सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, सुरेश ने मुकेश को खिलौने को दिया, 2 कर्म हो गए भाई। सुरेश ने मुकेश को खिलौने को दिया, तो 2 कर्म हो गए। तो हमसे क्या पूछा है? 2 कर्म किसमें है? तो यही इसमें 2 कर्म है। राधा अच्छा को नाचती नहीं, एक ही कर्म है, राधा अच्छा नाचती है, ठीक है। राधा अच्छा नाची, कर्म ही नहीं है, क्या क्या नाची, कौन नाची, ठीक है। तो देखो, सुरेश ने मुकेश को कर्म, खिलौने को दिया, तो 2 कर्म इस किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। हम पिछले साल जयपुर गए। अब पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय, जो पहले घटित हुई है उसके, उसमें किसका उदाहरण है? हम पिछले साल जयपुर गए, हम पिछले साल दीपावली में धूमधाम मनाई, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, कल मैं गाँव गया। धोकर, कपड़े धोकर खेलने गया, तो खेलने से पहले जो क्रिया घटित हो रही है वो है कपड़े धोना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। तो यही हमारा आंसर है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? अब यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ भूतकाल की, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि भूतकाल के भेद हैं सारे, तो भूतकाल को आप अच्छे समझिए, कहीं पर भी आप समझ जाएंगे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है, 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य, ये है सामान्य, ठीक है। दूसरा है आसन्न, यहाँ दिया है पहला, दूसरा, और तीसरा है पूर्ण भूतकाल, और चौथा है संदिग्ध भूतकाल, ठीक है, और 5वां है अपूर्ण भूतकाल, और छठा है हेतुमद भूतकाल। अब मैं देखो यहाँ पर स्पेस का, मैं तो मैं लिखूंगी नहीं, लेकिन मैं बोलूंगी, उसको आप समझना जरूर। देखो, भूतकाल के कितने भेद कहा हमने? 6 भेद का। भूतकाल मतलब पास्ट की बातें, ठीक है, जो बात बीत चुकी है, जो क्रिया पहले समय में घट चुकी है, उसको भूतकाल कहते हैं। अब सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। उदाहरण से समझिए आप लोग। तो मैंने ताजमहल देखा, मैंने ताजमहल देखा, ये है सामान्य भूतकाल। दूसरा है मैंने ताजमहल देखा है, जो क्रिया उसी समय घटित होती है ना, उसको बोलते हैं आसन्न भूतकाल। मैंने ताजमहल देखा था, देखा है, मैंने ताजमहल देखा है, तो आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होगा? मैंने ताजमहल देखा था आ जाएगा, मैंने ताजमहल देखा था। अच्छा, उसके बाद क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर 4, पूर्ण भूत के बाद संदिग्ध नहीं आया ना इसमें। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हाँ संदिग्ध है इसमें। तो हमारा क्या हुआ? देखो, सामान्य का मैंने आपको बताया, मैंने ताजमहल देखा,
उसके बाद मैंने आसन्न का आपको बताया, मैंने ताजमहल देखा है। उसके बाद आसन्न के बाद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल ये है, पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल क्या, मैंने ताजमहल देखा था। ठीक है। अब संदिग्ध, मैंने ताजमहल देखा होगा, मैंने ताजमहल देखा होगा, संदिग्ध हो गया। अब उसके बाद क्या है अपूर्ण, मैं ताजमहल देख रहा था, मैं ताजमहल देख रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं ना, मैं ताजमहल देख रहा था। उसके बाद क्या है हेतु हेतुमत। हेतु हेतुमत में क्या होता है ना, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। मैं आगरा में होता तो ताजमहल देखता, मैं देख पाता, अगर मैं ताजमहल में होता तो मैं आगरा में होता तो मैं ताजमहल देख पाता। तो हेतु हेतुमत में ये है। अब आप दोबारा से अच्छे से समझिए। तो भूतकाल के मैंने आपको कितने भेद बताए, 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, मैंने ताजमहल देखा। आसन्न भूतकाल, मैंने ताजमहल देखा है। पूर्ण भूतकाल, मैंने ताजमहल देखा था। संदिग्ध भूतकाल, मैंने ताजमहल देखा होगा। अपूर्ण भूतकाल, मैं ताजमहल देख रहा था। और हेतु हेतुमत भूतकाल, मैं आगरा में होता तो ताजमहल देखता। अब प्रश्न यहाँ पर क्या है कि हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, था, थे, थी, जहाँ पर आएगा वो वहाँ पर क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो भूतकाल को बहुत अच्छे से। अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक आ जाते। वाक्य में क्रिया का काल क्या है, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। अभी मैंने आपसे कहा कि जब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, अगर मैं आगरा में होता तो ताजमहल देख पाता। तो वही दिखा है, अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो तुम अच्छे अंक आ जाते। तो क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह खाना खा रहा है, वाक्य में क्रिया का काल क्या है। संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो मैं आपको वर्तमान काल समझाती हूँ। वर्तमान काल होते हैं 5 प्रकार के। सामान्य होता है, अपूर्ण होता है, संदिग्ध होता है, ठीक है, संभाव्य होता है और आज्ञार्थ होता है। आज्ञार्थ मतलब आज्ञा के लिए। अब पहला क्या है, सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल का है, माना मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन का 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान काल है। मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ रहा होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। शायद मोहन पढ़ रहा है, शायद मोहन पढ़ रहा है, ये क्या होगा, संभाव्य। ये क्या होगा, संभाव्य। और मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ो, ये क्या होगा, आज्ञार्थ। ठीक है, दोबारा बोलती हूँ, दोबारा समझिए। वर्तमान काल के मैंने कितने भेद कहा आपको, 5 भेद कहा। सामान्य 4 तो ये हैं, 5वां है आज्ञार्थ। एग्जाम्पल बताती हूँ। सामान्य का है, मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, अपूर्ण का है, मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। और पढ़ रहा होगा यानी कि संदिग्ध, पढ़ रहा, शायद पढ़ रहा है संभाव्य, और कक्षा में पढ़ो आज्ञार्थ। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम प्रश्न में। वह खाना खा रहा है, वाक्य में क्रिया का काल क्या है। वह खाना खा रहा है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, अब आपको आ जाना चाहिए अपूर्ण वर्तमान काल। अभी हमने कहा ना पढ़ रहा है तो क्या होगा, अपूर्ण। तो खा रहा है, इसका मोहन खाना खा रहा है, वाक्य में क्रिया का काल अपूर्ण। अगर इसको हम सामान्य बनाएंगे तो क्या होगा, वह खाना खाता है। सामान्य वर्तमान काल क्या होगा, वह खाना खाता है। वह खाना खा रहा होगा, फिर क्या हो जाएगा, संदिग्ध, संभाव्य, शायद वह खाना खा रहा है, आज्ञार्थ, वह खाना खाओ। समझ में आया, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, होश, दूध, आग या भीड़। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो होश, दूध, आग या भीड़, इसमें से सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 1। होश एक बहुवचन शब्द है, एक वचन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होश शब्द का प्रयोग सदैव क्या होता है। अभी हमने पढ़ा भाई क्या होता है, बहुवचन होता है। तो ये तो इजी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, जनता, बाल, दर्शन या हस्ताक्षर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ये बहुवचन नहीं है, बाकी सारे बहुवचन हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। भाई 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, और संस्कृत में होते हैं 3 प्रकार के, इसमें नहीं होते हैं। एक वचन, द्विवचन वहाँ होता है संस्कृत में, यहाँ सिर्फ हिंदी में 2 ही वचन होते हैं,
एक वचन और बहुवचन। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवित्री, कवयित्री, कवयित्री और कवित्री। ये आपके ना त्रुटि, वो वर्तनी त्रुटि में भी आता है कई बार। तो उसका सही आंसर क्या ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 3 कवयित्री होगा कवि का स्त्रीलिंग। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बड़प्पन, दुर्घटना। देखो जब आपको कभी किसी शब्द का लिंग पता ना चले तो ना उसका वाक्य में प्रयोग कर दो कि मुझे तुम पर दया आ रही है, यानी कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। मुझे तुम पर दया आ रही है। मैंने उसकी निर्धनता देखी, मैंने उसकी निर्धनता देखा नहीं होता, निर्धनता देखी स्त्रीलिंग है। उसका बड़प्पन देखो, मैंने उसका बड़प्पन देखी नहीं होता है, बड़प्पन देखा, मैंने उसका बड़प्पन देखा, है ना, तो क्या होगा? ये पुल्लिंग है। दुर्घटना हो गई या हो गया? दुर्घटना हो गई, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इसमें एक ही शब्द है बड़प्पन जो पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से भी आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझ सकते हैं। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चंद्रमा, अवस्था, थकान, भूख। पुल्लिंग शब्द पूछा है, चंद्रमा निकला, भाई यही है। अवस्था आ गई, बुढ़ा, मेरी अवस्था खराब, अवस्था मतलब कहते हैं ना स्थिति, परिस्थिति, तो आंसर क्या है? चंद्रमा। थकान हो रही है, भूख लग रही है, ये सब रही है, रहा है, तो ये रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, तो यही पुल्लिंग है। वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। निम्न में से स्त्रीलिंग की पहचान कीजिए। देखो वैसे करो, सरकार गिर गई, सरकार गिर गई कहते हैं ना, सरकार बन गई, संन्यास ले लिया, मोक्ष प्राप्त हो गया, पीपल का पेड़, ये तो पुल्लिंग है। भाई आंसर क्या है हमारा? सरकार, क्योंकि सरकार बनती है और गिरती है, यानी कि स्त्रीलिंग। निम्न से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करो। वेग, मौन, दही, अहिंसा। शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। वेग, उसका वेग मैंने स्पीड, गति होता ना, वेग तेज था। मौन रहो, मैंने मौन रहना सीख लिया। दही खट्टा होता है, कोई लोग खट्टी नहीं, दही पुल्लिंग है भाई, कई बार पूछा जा चुका है, दही पुल्लिंग है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग क्या है? अहिंसा। स्त्रीलिंग क्या है? अहिंसा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती, आयुष्मती, आयुष्माती या आयुमती। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 आयुष्मती। और श्रीमान का होता है श्रीमती। श्रीमान का क्या होगा? श्रीमती। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत विकल्प है। वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया। वह काले से आकर्ष हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया। मोर नाचता, कर्मक क्रिया। अब आपको देखो गलत विकल्प छांटना है। वह चतुर निकला, ठीक है, वह चतुर निकला, वह क्या निकला? वह क्या निकला? ये क्या का प्रश्न है या कौन का प्रश्न है? वह कौन निकला? अब ये देखो, वह कॉलेज से आकर सो गया, आकर पूर्वकालिक क्रिया है ना, इसमें आकर फिर सो गया, ये सही है। उसने आम खाया, उसने क्या खाया? उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, देखो अकर्मक क्रिया, हाँ नाचता है, तो क्या नाचता है नहीं बनता है, कौन नाचता है, तो अकर्मक क्रिया है। तो हमारा आंसर क्या है? वह चतुर निकला, वह चतुर निकला सकर्मक क्रिया नहीं है, क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि वह क्या निकला नहीं, वह कौन निकला, वह तो कौन का प्रश्न बन रहा है, वह चतुर निकला, तो यही हमारा आंसर है। इसमें कर्म भी, सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म होता है ना, तो कर्मक, ये उसने आम को खाया, देखो आम को खाया, वो चतुर को निकला नहीं हो रहा है, तो ध्यान देंगे आप। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ये गलत है, यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा? अकर्मक। बाकी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया का वाक्य। देखो अब आप इजीली पहचान जाएंगे। राम गिलास से दूध पीता है, ठीक है, अकर्मक वाक्य पहचानना है हमको। राम गिलास से क्या पीता है? भाई दूध पीता है, सकर्मक क्रिया है ये, तो हमको अकर्मक पहचाननी है। अगला है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। लड़का मैदान में क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं। लड़कियां चुपचाप क्या पढ़ रही हैं? पुस्तकें पढ़ रही हैं। लड़की गा रही है, लड़की क्या रही है? भाई यही अकर्मक है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विधान जहाँ पर होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? फिर से देखो, अकर्मक और सकर्मक है, ध्यान से देखेंगे। अकर्मक नहीं यानी कि क्या है? सकर्मक, ठीक है। तो अकर्मक, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? जंगल में हिरन, जंगल में क्या दौड़ रहे नहीं होगा, कौन दौड़ रहे होगा ना, तो ये तो अकर्मक है। छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, छोटे बच्चे बात बात पर क्या रहते हैं? ये भी अकर्मक है। सुनीता ने अपने पिताजी से सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया। सुनीता ने अपने पिताजी से क्या करवाया? फ़ोन करवाया, तो ये क्या है? ये सकर्मक है। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, आलसी बच्चे देर तक क्या रहते हैं? ये भी नहीं प्रश्न बन रहा है, तो अकर्मक है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें सकर्मक क्रिया है, बाकी सब में क्या है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा।
मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, तो ये कौन सा काल है इसमें, पढ़ लिया होगा अभी हमने बात की थी, ठीक है। तो संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल, तो उसका सही आंसर है पढ़ लिया होगा, है ना, बात तो पास्ट की हो रही है, तो संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है, लिंग से होता है, वचन से होता है, कारक से होता है, ठीक है। तो एक बात देखिए, मैंने अगर एक शब्द लिखा राम सीता विवाह किया, अब देखो इसमें कुछ ना कुछ कमी है ना, राम सीता विवाह किया, कुछ समझ में आ रहा है। अब मैंने लिखा राम ने सीता से विवाह किया, तो ने और से ये क्या है, ये कारक हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, हमको संज्ञा सर्वनाम आदि का वाक्य में संबंध पता चलता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कारक कहते हैं। और कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारक कितने होते हैं, अभी बताया भैया 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो, ठीक है, इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, अगर हम राम ने की बात करें, है ना, राम ने की बात करें तो भाई कर्ता कारक है, तो यही हमारा आंसर है। अगर हम आगे बात करेंगे तो को में तो कर्म कारक है, लेकिन राम ने का पूछा जा रहा है तो उसमें कारक कौन सा है, कर्ता कारक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है, ए वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर पर जाता हूँ, तो भूखों को खाना खिलाओ, कर्ता ने कर्म को, यह आंसर है। एक चीज़ मैं आपको और समझाती हूँ, देखो जो को साइन है, जो को चिन्ह है, ये कर्म का भी होता है और संप्रदान का भी होता है। इनको समझोगे कैसे, देखो को साइन ना कर्म का भी होता है और संप्रदान का भी होता है, तो पहचानोगे कैसे। अब देखो, अगर भूखे को खाना खिलाओ, भूखे के लिए खाना खिलाओ सुटेबल नहीं है। जैसे मैं एक वाक्य बोलती हूँ, ठीक है, एक वाक्य है कि भिखारी को भोजन दो, ठीक है, पहले लिखते हैं यहाँ पर, भिखारी को, समय लगेगा लेकिन समझ जाओगे, भिखारी को भोजन दो। अब दूसरा सेंटेंस है, अमीर ने गरीब को मारा, अमीर ने गरीब को मारा, ठीक है। अब इस को हटाकर अगर हम के लिए लगाएं तो ये तब भी ठीक होना चाहिए, तब ये संप्रदान होगा। भिखारी के लिए भोजन तो सही हो रहा है, यानी कि संप्रदान कारक है, ये कर्म कारक नहीं, क्या है, ये संप्रदान कारक है। अमीर ने गरीब को मारा, अमीर ने गरीब के लिए मारा, तो ये को में के लिए लगा के सही नहीं बैठ रहा, तो यानी कि कर्म कारक है। ये ट्रिक है एक समझने की, आगे प्रश्न आएंगे आपको समझ में आ जाएंगे। तो कर्म कारक किसमें, इसमें तो एक ही है, भूखे को खाना खिलाओ, सही आंसर। किस वाक्य में अपादान कारक है, भाई राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, हिमालय से गंगा निकलती है, क्योंकि से करण का भी आता है और अपादान का भी आता है, लेकिन जिसमें विरक्ति होती है, जो एक दूसरे से अलग हो जाती है। हिमालय से गंगा अलग हो गई, तो जहाँ पर अपादान से अलग होने पर, यानी कि जहाँ पर से अलग होगा तो उसमें अपादान कारक होगा, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर क्या है, करण कारक है, यहाँ पर भी ये मोहन से करण कारक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, को और के लिए में किस कारक का चिन्ह है, देखो संप्रदान का है, क्यों, अभी हमने बात की ना, को कर्म के लिए होता है, लेकिन को और के लिए ये दोनों किसके लिए होते हैं, ये संप्रदान के लिए होते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह, अब इसको थोड़ा सा डिटेल इसके अंदर घुसना पड़ेगा, वह अगले साल में आएगा, वो कब आएगा, वह अगले साल में, साल में छुपा है इसके अंदर, और मैं किस में होता है भाई, अधिकरण कारक में होता है, अधिकरण में पर, अगले साल पर आएगा, अगले साल में आएगा, तो अधिकरण कारक है इसके अंदर। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई किस कारक में है, भाई चारपाई पर मैं पर, अधिकरण कारक, ठीक है। अगला प्रश्न है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो जयपुर से दिल्ली यानी कि जयपुर से दूर हो रहा है ना, तो कौन सा कारक है, अपादान कारक है, अलग हो रहा है। अगला प्रश्न, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयोग काल को पहचाने, बच्चा गया, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, भविष्य काल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सामान्य भूतकाल, बच्चा गया। पूर्ण भूतकाल क्या होगा, बच्चा गया था, ठीक है, अभी हमने करा है इसको अच्छे से। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैंने आम खाया है, तो उसमें क्या होगा,
जो क्रिया उसी समय कुछ देर पहले घटित होती है उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो मैंने आम खाया है, आप खाइए। मैंने आम खाया है, आप खाइए। तो ये क्या है? मैंने आम खाया है, आसन्न भूतकाल है। तो जो भी प्रतिभागी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल ये वीडियो रहेगी, क्योंकि मैंने 60 प्रश्नों के साथ पूरा प्रयास किया है कि जो आपके 15 मार्क्स का ये सिलेबस है, ठीक है, ये जो आपका 15 मार्क्स का सिलेबस है संज्ञा व्याकरण विचार में, ये सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट से मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करें। इसके साथ साथ ही लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट में डालते आ रही हूँ, तो कृपया उनको भी देखें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।